रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को किस फ़ैसले से आगाह किया गया है और किस सहाफ़ी ने किस बड़ी ख़बर की तस्दीक की है और साइफ़र दोबारा खुलने का मामला क्या है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार अफरीदी ने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला क्यों किया है, इसकी वजूहात क्या हैं, और कौमी असम्बली के इजलास में नाज़रीन आज जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनाउल्लाह मस्ती खेल ने जो गलीज़ गाली दी है, जो गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया है, जिस पर तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है ज़रताज गुल साहिबा वो भी दिफा नहीं कर रही थी। तो इस गाली के पीछे जो कि ख्वाजा आसिफ का नाम लेके दी गई, इसके पीछे वजह क्या थी? क्यों ख्वाजा आसिफ को ही मुखातब करके सनाउल्लाह मस्ती खेल ने ये गलीज़ ज़ुबान या गलीज़ गाली दी है? इस खबर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की दीगर अहम खबरें हैं, उनकी डिटेल्स भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का जो बजट सेशन चल रहा है उसमें ढेर सारे अरकान असम्बली ने खिताब किया, अपनी तकरीरें की, तजावीज़ दी। लेकिन नाज़रीन, जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की बात आई तो उन्होंने हुकूमत को हतफ़ तनकीद भी बनाया, बजट के मामले पर भी, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब को मुखातब करके नाज़रीन एक ऐसी गलीज़ गाली दी जो कि अभी कुछ देर के बाद मैं आप देखने वालों को माजरत के साथ मैं ज़रूर सुनवाऊँगा। माजरत भी करता हूँ, लेकिन ये सुनाना इसलिए ज़रूरी है कि आप उसमें सुने कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब क्या कह रहे हैं। अब नाज़रीन, जो गाली सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने जो दी है, जिसके बाद ख़वातीन जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी तरफ से एहतजाज किया गया, स्पीकर के वो चैम्बर में गई और कहा गया कि आप इनको जो है वो इनकी रुकनीत को मुअत्तल करें। यह हुकूमती अरकान की जानिब से कहा गया कि पूरे इजलास के लिए मुअत्तल करें। लेकिन जो पार्लिमानी लीडर हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ज़रताज गुल साहिबा, वो भी गई, उन्होंने भी ख़वातीन की बातों को सुना, ख़वातीन के प्रोटेस्ट को सुना और फिर ज़रताज गुल साहिबा ने कहा कि पूरे इजलास के लिए नहीं, आप सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को जो है वो 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दें। यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी ऐसी गलीज़ गाली आज सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने दी है कि ज़रताज गुल साहिबा भी उसका दिफा नहीं कर रही थी। अभी आपको याद होगा कि कुछ हफ्तों पहले जब तारिक बशीर चीमा साहब ने ज़रताज गुल साहिबा को जाके डायरेक्टली उनके पास जाके जो बातें कही थी, मुझे नहीं पता क्या कहा था, लेकिन उस पर भी हंगामा हुआ था, उस पर भी बड़ा एहतजाज हुआ था, शोर शराबा हुआ था कौमी असम्बली के इजलास में, और तहरीक इंसाफ ने ऐसी की तैसी कर दी थी कि तारिक बशीर चीमा ने जो जाके ज़रताज गुल साहिबा के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल की है इसकी रुकनीत मुअत्तल की जाए। तो यार सादिक साहब ने उनकी रुकनीत को मुअत्तल किया था। लेकिन आज फ़र्क ये है कि उस वक्त तारिक बशीर चीमा साहब उनके पास गए थे, ज़रताज गुल साहिबा के पास, और वहाँ पे जाके उन्होंने जो भी बात कही थी उस पर यह सारा एहतजाज और उनकी रुकनीत को मुअत्तल किया गया था। लेकिन तारिक बशीर चीमा ने माफ़ी भी मांगी थी, उन्हें कौमी असम्बली के रुकने से मुअत्तल भी किया गया था इजलास के दौरान। तो आज नाज़रीन, जब ये गाली सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने दी है, अगर कोई ख़वातीन सुन रही हैं तो उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने कान बंद कर लें, लेकिन अगर सुन लेंगी तो तब भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि अपनी तरफ से एहतियात रखूँ, और अगर बच्चे सुन रहे हैं तो वो भी कुछ देर के लिए, चंद सेकंड के लिए, 22 सेकंड की वीडियो है, यहाँ से वीडियो आगे ना देखें। अब सुने नाज़रीन सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब क्या रहे हैं, और फिर मैं इसका बैकग्राउंड भी आपको बताऊँगा। अब इसमें नाज़रीन मैं सबको सुनाना क्या चाह रहा था कि वो ख्वाजा आसिफ साहब को कह रहे हैं कि हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, खाक आप इज़्ज़त करते हैं, बुज़ुर्गों के साथ इस किस्म की ज़ुबान कोई इस्तेमाल करता है जो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने इस्तेमाल की है। और जब नाज़रीन वो ये बात कर रहे थे, मेरे सुनाने का मकसद ये था कि चले आप टारगेट तो हुकूमती रुकन ख्वाजा आसिफ साहब को कर रहे थे, क्योंकि अभी एक रोज़ पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि हमारी ज़ुबान ना खुलवाएं,
पी टी आई के कौन कौन से रहनुमा हमारे पास आते थे और हमारे पास बैठ के अपने लीडर इमरान खान को गालियां देते थे, उनके नाम बता दूंगा। ये एक दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। तो आज ख्वाजा आसिफ के खिलाफ पी टी आई के रहनुमा सनाउल्लाह मस्ती-खेल साहब ने क्या ज़ुबान इस्तेमाल की, नाज़रीन आपने खुद सुन ली। और नाज़रीन टारगेट तो ख्वाजा आसिफ थे, लेकिन ऐवान में हुकूमती ख़वातीन अरकान भी मौजूद थी और साथ में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपनी ख़वातीन भी मौजूद थी। तो क्या ये शोर इमरान खान साहब ने दिया है? और जो पी टी आई दावा करती है कि हम ख़वातीन का बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ज़रताज गुल साहबा और तारिक बशीर साहब के तनाज़े के मामले पे कितना आसमान जो है वो सर पे उठा रखा था तहरीक इंसाफ में, तो हम तो ख़वातीन का बड़ा एहतराम करते हैं। तो ये खाक एहतराम ख़वातीन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले करते हैं। तो आज फिर जो असम्बली की रुकनीत है उससे ये जो जारी इजलास है बजट का, उस तक जो है वो हाथ धोना पड़े सनाउल्लाह मस्ती-खेल साहब को। यानी जब तक बजट का इजलास जारी है, सेशन जारी है, सनाउल्लाह मस्ती-खेल साहब जो हैं वो कौमी असम्बली के रुकन नहीं हैं, उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। तो ये वजह थी नाज़रीन गाली देने की कि ख्वाजा आसिफ साहब ने चंद दिन पहले उनको बताया था कि आपके लोग आके खान साहब को गालियाँ देते थे। तो आज पी टी आई के रहनुमा ने ख्वाजा आसिफ साहब को गाली दे दी। इसके अलावा नाज़रीन जो शहरियार अफरीदी साहब हैं, जो आज कौमी असम्बली के इजलास में भी आए, उनकी तरफ से तकरीर की गई शहरियार अफरीदी की तरफ से, और वो अपनी बात करते हुए, अपनी तकरीर करते हुए आबदीदा हो गए। उन्होंने माजी का जिक्र भी किया कि इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, मुझे पकड़ा गया और मुझे पकड़ने के बाद मेरे ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। और फिर हज़रत बिलाल का जिक्र किया और फिर कहा कि मेरे ऊपर जब टॉर्चर होता था तो मैं इमरान खान और पाकिस्तान का नाम लेता था। लेकिन आज ये जो कुछ भी बातें इन्होंने कही, शहरियार अफरीदी के साथ मैं कोई इख्तलाफ नहीं करूँगा, लेकिन माजी में अगर जाएँ तो यही शहरियार अफरीदी साहब जो हैं राना सनाउल्लाह के बारे में कस्में खाया करते थे कि उनके खिलाफ जो केस बनना है बिल्कुल सच्चा है और खुदा को जान देनी है, फलां को जान देनी है। तो कम अज़ कम अपने उन बातों पे तो नदामत करें, माफ़ी मांगे राना सनाउल्लाह से। और फिर नाज़रीन खबर ही आई है, फ़हीम अख्तर साहब हैं 92 न्यूज़ में हमारे कुलीग थे, उन्होंने खबर दी है कि जो उनके साथ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद और नज़रबंदी के अहकामात के बाद जो उनको रिहाई मिली, उसके बाद जो विद इन द पार्टी शहरियार अफरीदी के साथ रवैया रवा रखा गया है, उस पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो मायूस हुए हैं और उन्होंने अपने करीबी लोगों के साथ फ़हीम अख्तर साहब की खबर के मुताबिक मुशावरत मुकम्मल कर ली है और वो NA 35 कोहाट की सीट से जहाँ पर कौमी असम्बली का इलेक्शन जीते हैं, वहाँ से उन्होंने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है। और साथ में फ़हीम अख्तर साहब की खबर में ये भी कहा गया है कि जो शहरियार अफरीदी साहब हैं इस बात पे भी नाराज़ हैं, इस बात पे भी नाला हैं कि जो भी फैसले किए गए हुकूमत में आने के बाद, KPK हुकूमत में आने के बाद, तो वो इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत है उससे भी तंग आ गए थे। और साथ में वो कहते हैं अपने फ़हीम अख्तर साहब कि शहरियार अफरीदी को पार्टी की सियासी कमेटी में भी शामिल नहीं किया गया और कोई मनसब, कोई ओहदा पार्टी के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में भी नहीं दिया गया। और शहरियार अफरीदी जो हैं इंतखाबात के बाद से जो पार्टी की हिकमत अमली है उससे भी नाराज़ हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में जो भी तैनातियाँ हुई हैं उसमें भी शहरियार अफरीदी को जो राय है उसको भी किसी किस्म के इम्पार्टेंस जो है वो नहीं दी गई। तो ये कहा गया है कि शहरियार अफरीदी साहब ने इन वजूहात की बिना पे कौमी असम्बली के रुकने से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया है। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि फ़िलहाल ये फ़ैसला हुआ है या शहरियार अफरीदी साहब ने अभी इसके ऊपर नज़रसानी दोबारा कर रही है नहीं कर रही, लेकिन कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट तक फ़िलहाल शहरियार अफरीदी साहब का कोई इस्तीफ़ा नहीं पहुँचा है। इसके अलावा नाज़रीन आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बात हो रही है तो सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पे और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया पे रऊफ़ हसन साहब ने नया इल्ज़ाम लगा दिया है। अब नाज़रीन क्या इल्ज़ाम लगाया है? रऊफ़ हसन साहब नाज़रीन ये कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो अहलियाँ हैं उनकी तरफ से इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया था। अब नाज़रीन जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक तो अप्रैल 2022 में कामयाब हुई, मार्च में पेश हुई थी। उस वक्त तो चीफ जस्टिस उमरता बदियाल साहब थे, काजी फ़ाइज़ साहब तो चीफ जस्टिस नहीं थे। और फिर जो बात कर रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ की अहलिया सरीना ईसा ने इमरान खान साहब को
हटाने का मुतालबा किया, तो फिर जो आप जिस चीफ जस्टिस के सामने कंफर्टेबल होते हैं, जिस चीफ जस्टिस ने आपको इमरान खान को कमरा अदालत में गुड टू सी यू कहा, उसके सामने ही केस चला था। जो कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो गद्दारी का उस पर फतवा जारी किया था, उस रूलिंग के खिलाफ जो केस सुप्रीम कोर्ट में चला था, उसमें फैसला तो उमरता बंदियाल साहब ने दिया था, उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दिया था कि कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है। और उसके बाद जो इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस भेजी है और जो उस एडवाइस को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने एक्सेप्ट किया है, ये तमाम इकदाम भी गैर कानूनी, गैर आइनी है। तो रऊफ हसन साहब काजी फैसल साहब की अहलिया को टारगेट कर रहे हैं, जिनका ना इस मामले से लेना है ना देना है, लेकिन जिनका लेना देना बनता है। बंदियाल साहब के सामने केस बना था, उन पे कोई एतराज़ नहीं। बंदियाल साहब ने केस सुना था ना, उन्होंने फैसला दिया था, उसके बारे में तो कुछ नहीं फरमाते। क्या एक जज की अहलिया पे कहने के ऊपर इमरान खान साहब को हटाया गया वजारत उज़्मा से? नाज़रीन, कोई लॉजिक नहीं बनती इस बात की। और फिर आगे चल के कहते हैं कि काजी साहब का बड़ा एहतराम है, लेकिन काजी साहब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के केसेस से अलग हो जाएं। अब नाज़रीन, अगर आपने ये एतराज़ उठाना है तो कमरे अदालत में उठाएं, आके आप काजी फैसल पे एतराज़ करें, लेकिन कमरा अदालत में तो आप एतराज़ करते नहीं। बल्कि इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैसल बड़े दबंग हैं। तो इमरान खान काजी फैसल को दबंग कहता है, आप कहते हैं कि काजी फैसल का एहतराम करते हैं, लेकिन वो हमारे मुतलका जो केसेस हैं उससे अलग हो जाएं। अच्छा, इसकी वजह क्या बताई रऊफ हसन साहब ने? वो कहते हैं कि काजी फैसल तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देते हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, रऊफ हसन साहब को वो जजेस चाहिए जो ना आइन देखें, जो ना कानून देखें और बस तहरीक इंसाफ के हक में फैसले देते जाएं, आइन और कानून की बात ना हो। आगे नाज़रीन, रऊफ हसन साहब कहते हैं कि बल्ला हमसे छीन लिया गया और फिर काजी फैसल साहब ने बरतानिया के सफ़ीर को ख़त लिख दिया। भाई, बरतानिया के सफ़ीर को जो ख़त लिखा उसमें क्या गलत बात की? जो फैसला काजी फैसल साहब ने दिया, पहले तो फैसला काजी फैसल साहब का नहीं है, बल्ला वापस लेने का फैसला इलेक्शन कमीशन का था। उस फैसले को बरकरार रखा गया है और ये बल्ले का केस भी नहीं था, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप ना कराएं और फिर आप शिकवा करें काजी फैसल साहब से। तो जो खत लिखा गया है वो तो उस फैसले के हवाले से लिखा गया है और बरतानिया की सफ़ीर को कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट का कम से कम फैसला तो पढ़ लें, उस फैसले को पढ़ लें, उसमें कानूनी आइनी हवाला जात को पढ़ लें। हाँ, ठीक है कि आपकी नज़रसानी की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, लेकिन जब तक उस फैसले पे नज़रसानी नहीं हो जाती, यह नज़रसानी दरख्वास्त का फैसला नहीं हो जाता, आज के दिन तक तो वही फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को दे रखा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। जजेस का व्यू तो वही रहेगा। हाँ, जब नज़रसानी लगेगी उसमें अगर जजेस ने, फैसला देने वाले जजेस ने अपनी राय को चेंज कर लिया तो पुरसूरत और होगी, लेकिन आज के हद तक तो वो फैसला बरकरार है। और फिर नाज़रीन, जनाब ये कहते हैं, अब एक और गलत बात कर रहे हैं रऊफ हसन साहब, जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कहते हैं कि हमारे जितने मुकदमात हैं उसमें लाइव स्ट्रीम नहीं होता, हमारे लिए कानून बदल जाता है लाइव स्ट्रीमिंग का। अब नाज़रीन, फैक्चुअली ये गलत बात है, ये इनकरेक्ट बात है। ये जो इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हुआ वो केस भी लाइव स्ट्रीम हुआ। तहरीक इंसाफ की जो वो लेवल प्लेइंग वाली दरख्वास्त थी उस पर भी लाइव स्ट्रीमिंग हुआ जब तक काजी फैसल साहब ने समाअत की। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो बल्ले के निशान वाला केस है ये भी लाइव स्ट्रीम हुआ, इंटर पार्टी इलेक्शन वाला। पूरी कौम ने देखा कि तहरीक इंसाफ के वकला की क्या तैयारी थी, क्या सवालात पूछे गए, उन सवालों का क्या जवाब दिया गया। मारूफ सहाफ़ियों ने, यूट्यूबर्स ने कहा कि हमने टीवी पे बैठ के समाअत को सुना, तहरीक इंसाफ के वकील की तैयारी नहीं थी। आप कहते हैं कि लाइव स्ट्रीम नहीं किया गया। भाई, लाइव स्ट्रीमिंग का एतराफ़ तो नामवर जयद सहाफ़ी कर रहे हैं, आप कहते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुआ। कमाल है। इसके अलावा नाज़रीन, ये और भी ढेर सारे केसेस हैं, अब मुझे वो याद नहीं आ रहा, ज़हन में आया, अचानक से निकल गया। तो कम से कम बात करनी चाहिए तो करेक्ट करें, लॉजिक के साथ करें। ये इस तरह की बातें, अच्छा ये वही बात है कि जो मैंने अभी पहले कहा कि जज वो चाहिए जो तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला करे, जो आइन और कानून के मुताबिक करे, वो जज काबिल कबूल नहीं। वो खान साहब ने अडयाला जेल में कहा था ना कि हमारे पीटीआई के जजेस, तो भाई पीटीआई के कारकुनान को जज लगवा लें, उनसे फैसले करवा लें, पीटीआई के कारकुनान से। अब आ जाते हैं नाज़रीन
کہ عمران خان صاحب کو کس فیصلے سے آگاہ کیا گیا ہے اور کس صحافی نے کیا تصدیق کی ہے۔ چند روز پہلے یہ پی ٹی آئی نے بھی دعویٰ کیا اور کچھ صحافیوں کی جانب سے بھی دعویٰ کیا گیا کہ کپتان جی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، کپتان پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور اس میں یہ بات بھی شامل کی گئی کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کی آفر کی گئی، لیکن عمران خان صاحب نے ڈیل لینے سے اور پاکستان کے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ یہ ناظرین دعوے کیے گئے، سینئر صحافی میں نام نہیں لوں گا، تجزیہ کاروں کی طرف سے اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی کہا۔ اب ناظرین آج جو ایک اور سینئر صحافی جن کی کریڈیبلٹی کے اوپر اکثریت کا اتفاق ہے، سہیل وڑائی صاحب، وہ کیا لکھتے ہیں ناظرین؟ وہ یہ لکھتے ہیں، سنتے جائیں ناظرین، وہ یہ کہتے ہیں اپنے کالم میں کہ عمران خان کے لیے اسٹیبلشمنٹ میں کوئی لچک نہیں۔ وہ جو ڈیل کے دعوے کرتے ہیں ان کی نفی کر دی ہے سہیل وڑائی صاحب نے، ان کے تبصروں کی، ان کے تجزیوں کی تردید کر دی ہے کہ کوئی ڈیل کی آفر عمران خان صاحب کو کی گئی، بلکہ سہیل وڑائی صاحب جو ہم بات کرتے رہے کہ کوئی لچک نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے، خان صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہے، خان صاحب کے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اس لیے نہیں بیٹھ رہی کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ جا کے آپ مذاکرات کریں، مشاورت کریں، لیکن کہتے تھے نہیں جی خان صاحب ڈٹ کے کھڑا ہے، خان صاحب بات کرنے کے لیے تیار نہیں، منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ تو سہیل وڑائی صاحب نے آج ہمارے خبروں کی تصدیق کی ہے، ہمارے تجزیوں کی تصدیق کی ہے کہ کوئی لچک نہیں اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان صاحب کے لیے۔ اور پھر سہیل وڑائی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے ناظرین جو ملبہ تحریک انصاف والے پنجاب حکومت پہ ڈالتے ہیں کہ مریم نواز سب کچھ کروا رہی ہے، تو سہیل وڑائی صاحب نے لکھا ہے کہ حکومت کے پاس 9 مئی کے حوالے سے کوئی اختیار نہیں، تو اس کی بھی تصدیق کر دیا کہ اختیار کس کے پاس ہے اور کیس کن کا ہے اور پی ٹی آئی والے تنقید کس پہ کرتے ہیں۔ اور سہیل وڑائی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے تو یہ ڈیل ہوگی، یعنی خان صاحب جو بار بار کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب دراصل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر کے ڈیل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے اس تبصرے اور تجزیے کی بھی سہیل وڑائی صاحب نے تصدیق کر دی ہے۔ اور پھر آگے چل کے ناظرین سہیل وڑائی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اصل راستہ اگر نکلنا ہے استحکام کا، خوشحالی کا، ترقی کا، تو سیاسی لوگوں میں جب مذاکرات ہوں گے تب اصل راستہ نکلے گا، تب عدم استحکام کا سلوشن نکلے گا، لیکن خان صاحب تو کہتے ہیں کہ نہیں۔ اور پھر ناظرین آگے سہیل وڑائی صاحب نے ایک اور تصدیق کی، جو ہم گارنٹی کی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ خان صاحب ناقابل اعتبار ہو چکے ہیں، وہ بھی سہیل وڑائی صاحب نے اس کی تصدیق کی کہ خان صاحب کی گارنٹی کے بغیر مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک ناظرین معاملات پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں خان صاحب کے پچھلے ایک ہفتے کے، پچھلے 10 دن کے بیانات نکال کے دیکھ لیں، ایک دن جو بیان ہے دوسرے دن اور ہے، تیسرے دن اور ہے، چوتھے دن اور ہے، کنسسٹنسی ہے ہی نہیں، مستقل مزاجی ہے ہی نہیں، آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں، ایک بیان دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، تو پھر گارنٹی تو مانگی جائے گی کہ آپ کی کون سی بات کا اعتبار کیا جائے، تو گارنٹی تو ناظرین مانگی جائے گی۔ اور ناظرین پھر یہ جو وڑائی صاحب نے بات کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وڑائی صاحب کا کالم تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، اور وہ پڑھنے کے بعد جو دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈیل، ہمارے ساتھ پلانا، لیکن اصل خبر جو ہم بھی دیتے رہے، جو آج سہیل وڑائی صاحب نے دی ہے، تو یہ پی ٹی آئی کے رہنما سہیل وڑائی صاحب کی جو خبر ہے جو وہ تصدیق کر رہے ہیں، یہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو اس خبر یا اس فیصلے کے حوالے سے جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے کر رکھا ہے کہ کوئی لچک نہیں، کوئی عمران خان کے لیے ڈیل نہیں، اس فیصلے سے پی ٹی آئی والے جا کے خود خان صاحب کو آگاہ کر دیں گے، بلکہ آگاہ ہو سکتا ہے کر بھی دیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین جو سائفر والا معاملہ ہے، ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آ چکا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کے حق میں فیصلہ آ چکا ہے، لیکن ناظرین آج یہ سائفر معاملہ دوبارہ کھلا ہے، یہ سائفر معاملہ دوبارہ اٹھا ہے، لیکن بڑے دلچسپ انداز سے اس کٹے کو دوبارہ سے اوپن کیا گیا ہے۔ آج ناظرین قومی اسمبلی کے اجلاس میں عبدالقادر پٹیل صاحب نے اپنی باری کے اوپر خطاب کیا اور انہوں نے سائفر کا بڑے منفرد دلچسپ انداز سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ میں ہار گئی، کوئی پرفارمنس نہیں تھی، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں ہار گئے، تو عبدالقادر پٹیل صاحب نے کہا کہ بابر اعظم کو بھی چاہیے کہ ایک خط لہرا دے، ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھائے اور اس کو لہرا دے اور کہے کہ میرے خلاف
اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے خلاف یہ سازش ہوئی ہے، یہ میرے پاس خط ہے، تو یہ غیر ملکی مداخلت ہے، غیر ملکی سازش ہے۔ اور پھر عبدالقادر پٹیل صاحب نے کہا کہ جب آپ سے پوچھا جائے، جب آپ کو قابل احتساب ٹھہرایا جائے تو بابر اعظم صاحب یہ کہہ دیں کہ وہ لیٹر جس کو میں نے کہا کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، میرے خلاف ہوئی ہے، قومی کرکٹ ٹیم کے خلاف ہوئی ہے، تو بابر اعظم صاحب وہ لیٹر گم کر دیں، تو پھر ان کا کوئی احتساب بھی نہیں ہوگا۔ یہ ناظرین نئے انداز سے سائفر کے معاملے کو پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل صاحب نے آج قومی اسمبلی میں ذکر کیا ہے۔ لیکن ناظرین بات تو انہوں نے کی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کی، لیکن بات بڑی دور کی ہے، انہوں نے بڑی گہرائی کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک سائفر کو استعمال کریں، اس کو ٹویسٹ کریں، اور جب اس پہ بات آئے، اس پہ احتساب کی بات ہو، اس پہ باز پرس ہو، تو آپ کہہ دیں کہ وہ لیٹر میں نے گم کر دیا ہے۔ تو آج وہی راستہ جو عمران خان صاحب نے اپنایا، وہی راستہ آج عبدالقادر پٹیل صاحب نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بابر اعظم صاحب کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے تنقید سے اور کارکردگی سے، جو آپ کی بری کارکردگی ہے ورلڈ کپ میں، اس میں آپ نے احتساب سے بچنا ہے، تو عمران خان صاحب والا راستہ اختیار کر لیں۔ تو یہ ناظرین ہمارا ولاگ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعا